नमस्कार सर। आइए। नमस्कार सर, मैं सपना जी का भाई हूँ। तो हमने उनकी बायोप्सी कराई थी। अच्छा। तो उनके कुछ ब्रेस्ट में लंप डिटेक्ट हुआ है। तो सर ये कुछ बायोप्सी रिपोर्ट है उनकी। एक बार आप मेरे को थोड़ा समझा देंगे इसके बारे में। अच्छा, इसमें तो उनके जो है ना ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर तो आ रहा है। लंप कब से था उनके? सर काफ़ी टाइम पहले से था। अच्छा। हाँ। ओके। बट रिसेंटली उनको गांठ ज़्यादा महसूस हुई तो फिर हमने चेकअप कराया तो आया। देखो, इसके अंदर तो कैंसर आ रहा है ना। तो अभी हमें इनको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेट करवाना पड़ेगा। अच्छा, है ना। तो सर मतलब कुछ टेस्ट वगैरह और कराने पड़ेंगे या इससे ही काफ़ी है? देखिए, ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट आपने जो है टिश्यू डायग्नोसिस करा है। किसी भी कैंसर को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि जो हमारे जो भी गांठ है, कहीं पे भी गांठ है, तो उसको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट करके हमें पता लगता है कि वो गांठ कैंसर की है, नॉर्मल है। नॉर्मल भी शरीर में बहुत से कारण से गांठ हो सकती है, कई बार बेनाइन गांठें भी हो सकती हैं। तो टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट करके पता लगता है कि ये कैंसर है या नहीं है। सेकंड, टेस्ट करने का प्लस पॉइंट ये भी होता है कि हमें पता लगता है कि अगर कैंसर भी है तो ये किस टाइप का कैंसर है। कई बार कैंसर भी एक टाइप के नहीं होते हैं। जैसे आपका पेशेंट है तो आपके पेशेंट के अंदर आया है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। इसमें इन्वेसिव लोबुलर कार्सिनोमा भी हो सकता है, मेटाप्लास्टिक भी हो सकता है ना। बहुत सारी वैरायटीज़ हो सकती हैं। तो इस जांच से हमें ये पता लगा है कि एक तो नंबर 1 उनको कैंसर है और नंबर 2 जो कैंसर है उनका उसकी वैरायटी जो है वो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है। साथ में इसमें हमारे पास ग्रेडिंग भी आई कि किस ग्रेड का है। तो ये ग्रेड 2 का कैंसर है। सर ग्रेड 2 मतलब? ग्रेड 2, देखो ये जो ग्रेड होते हैं ये स्टेज नहीं होते हैं। बहुत से पेशेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये स्टेज है। ये स्टेज नहीं है। ग्रेड मतलब होता है कि कैंसर के सेल्स जो हैं वो किस गति से अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, किस गति से रेप्लिकेट हो रहे हैं। अच्छा। तो ग्रेड 1 के कैंसर्स जो होते हैं वो बहुत धीरे धीरे करके डिवाइड करते हैं। ग्रेड 2 मतलब मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड, मतलब वो धीरे मीडियम गति से डिवाइड हो रहे हैं। और ग्रेड 3 होते हैं पुअरली डिफरेंशिएटेड, यानी कि बहुत फास्ट गति से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये ग्रेड 2 है, लेकिन इससे हमें स्टेज का पता नहीं लगता है। तो सर स्टेज के पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, देखिए, फर्दर हमें अगर स्टेज को पता लगाना है तो हमें एक होल बॉडी पेट CT स्कैन करना पड़ेगा। अच्छा। पेट स्कैन जो है वो एक जांच होती है जिसमें कि पूरे सिर से लेके नी तक हम पूरा स्कैन करते हैं और उसमें एक स्पेशल डाई दी जाती है, FDG। अच्छा सर, हमने ये कुछ टेस्ट तो कराए थे ऑलरेडी पेट स्कैन के। हाँ, देखो आपका ये पेट स्कैन तो करा हुआ है। अच्छा, ये आपने करवा लिया है जी। चलो अच्छी बात है। देखो आपके पेशेंट में ना जो ट्यूमर है वो अच्छी बात ये है कि एक ही साइड पे कन्फाइंड है। अच्छा। है ना। और ट्यूमर का साइज़ जो है वो 3 सेंटीमीटर के आसपास बता रहा है। अच्छा। ठीक है ना। और वो ब्रेस्ट के आउटर क्वाड्रेंट में है और शरीर में कहीं और हमें कैंसर नहीं दिख रहा है। तो ये अच्छी बात है, यानी कि आपकी जो सिस्टर है उनका कैंसर जो है वो अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है। अगर हम इनकी स्टेजिंग की बात करें अब तो उसको हम T2N0 स्टेज करेंगे, यानी कि सेकेंड स्टेज का कैंसर है इनका। ये नॉर्मली ठीक हो जाएगा कोई दवाई वगैरह से या इसका ऑपरेशन वगैरह या जो भी होता है? देखिए, अगर आप बहुत साल पहलों की बात करो या फिर आप किसी नॉन ऑन्को के पास जाओगे तो लोग सोचते थे कि ब्रेस्ट में कोई भी गांठ हो उसका ऑपरेशन कर दो वो ठीक हो जाएगी। बट एक्चुअली होता ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो एक सिस्टमिक डिजीज़ है और अगर हम ये चाहते हैं कि किसी भी ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे ट्रीटमेंट करें कि वो अभी के लिए ठीक ना हो, फ्यूचर में कभी रिकरेंस नहीं करें। अच्छा। तो इसके लिए हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये ब्रेस्ट कैंसर किस स्टेज का है। इसी के साथ में इसमें एक टेस्ट और होता है जिसको बोलते हैं ER/PR HER2/neu। अच्छा। जो हमारे ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं इनके अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है ना। इन रिसेप्टर के अनुसार हमारा ये ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि हमारा ब्रेस्ट कैंसर हार्मोनल पॉजिटिव है, हार्मोनल नेगेटिव है, या फिर एक HER2 रिसेप्टर होता है, HER2 पॉजिटिव है या HER2 नेगेटिव है। तो ER/PR HER2/neu के बेस पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को कौन सी कीमोथेरेपी देनी है, कौन सा ट्रीटमेंट देना है, या फिर ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद इसको कुछ मेंटेनेंस में हमें टारगेटेड थेरेपीज तो नहीं देनी है। तो सर मतलब जो इसमें आया है तो ये अपना कीमो वगैरह से ठीक हो जाएगा या ऑपरेशन करना ही पड़ेगा? हाँ, देखिए, ब्रेस्ट कैंसर का जो मेन ट्रीटमेंट है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, वो ऑपरेशन ही है। बहुत सारे पेशेंट इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं। पेशेंट ये बोलते हैं कि मान लिया मैंने किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी दी, वो कीमो से ट्यूमर गायब हो गया, तो पेशेंट बोलते हैं सर बस हम तो ठीक हो गए, अब ऑपरेशन क्यों कर रहे हो? देखिए, हर एक कैंसर का एक फिक्स ट्रीटमेंट होता है और ज़्यादातर ये ट्रीटमेंट जो होते हैं रेडिएशन होती है, सर्जरी होती है। कीमोथेरेपी किसी कैंसर पेशेंट का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। कीमोथेरेपी का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि या तो ट्यूमर का साइज़ बड़ा है तो छोटा करने के लिए, या फिर अगर हमने ट्यूमर को ऑपरेशन से बाहर निकाल दिया है उसके बाद अगर ट्यूमर के कुछ अंश अंदर रह गए हैं
जो कि आगे ट्यूमर बनने की संभावना दोबारा से है, उसको ख़त्म करने के लिए कीमोथेरेपी को यूज़ किया जाता है। या फिर ब्रेस्ट कैंसर, जैसे मैंने कहा था कि सिस्टमिक डिजीज़ है, कई बार ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज जब होता है उसी टाइम पे उसके छोटे छोटे जो अंश हैं वो ब्लड में आ चुके होते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। तो आपके वाले पेशेंट के अंदर हमें जो है वो कीमोथेरेपी तो देनी ही देनी है और साथ में सर्जरी भी करनी है, और रेडिएशन आपके पेशेंट की होनी नहीं होनी ये हम सर्जरी के बाद में जो हमारा स्पेसिमेन होगा उसको समझ के, उसको देख के डिसाइड करेंगे, या फिर आपने किस तरह की सर्जरी कराई है उस पर डिपेंड होगा कि आपको रेडिएशन की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। कुछ ज़्यादा कीमो देंगे तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे? देखो ये ना एक बहुत बड़ा मिथ है कि बहुत से लोग कहते हैं कि कीमोथेरेपी तो लेनी नहीं चाहिए, कीमोथेरेपी से तो जीवन खत्म हो जाता है, लोग खत्म हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल जो हमारे पास अवेलेबल कीमोथेरेपीज है दे आर वेरी वेरी सेफ, बहुत सेफ है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के नो डाउट कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ऑब्वियसली बात है। कोई ऐसा ट्रीटमेंट अगर हम आपको दे रहे हैं जिस ट्रीटमेंट से आपका ट्यूमर घुल रहा है, तो वो दवाई इतनी मतलब सिंपल तो नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि वो साइड इफ़ेक्ट्स जो रिस्क बेनिफिट रेशियो है हमें उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना है। कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स तो बहुत कम होते हैं और मैनेजेबल होते हैं, लेकिन जो उससे फ़ायदा होना है वो फ़ायदा हम आपको एक पूरा कंप्लीट सर्वाइवल दे सकते हैं, आपको हमेशा के लिए कैंसर से क्योर कर सकते हैं। कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स, एक तो जब हम कीमोथेरेपी आपको देते हैं फिर डोज डिसाइड करते हैं, तो उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि हम सारे पेशेंट को एक ही डोज देते हैं। हम पेशेंट की हाइट, पेशेंट का वेट, पेशेंट की कोई कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है, किडनी के इश्यूज़ तो नहीं है, सारे ब्लड टेस्ट, CBC, RFT, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन, हार्ट के फंक्शन सब टेस्ट करते हैं, और हम जो डोज बनाते हैं वो पेशेंट के लिए ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि भाई हमें पेशेंट को देख के लग रहा है कि इतने डोज को सह लेगा। और सेकंड, हम हर कीमो से पहले हर 8वें दिन हम आपकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, हम आपसे बात करते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा या कम, किसी को नोजिया वॉमिटिंग होती है, तो हम उसको उस हिसाब से डोज को ऊपर नीचे करते हैं, उनकी मेडिसिन देते हैं। तो कीमो आज की डेट में बहुत सेफ़ है, और हमारे बहुत सारे पेशेंट जो 70-80 ईयर्स के भी हैं वो भी आराम से कीमो लगवा रहे हैं विदाउट साइड इफेक्ट। इस रिपोर्ट के हिसाब से मेरे को क्या जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए या थोड़ा टाइम ले सकता हूँ? हाँ, देखो अगर आपका डायग्नोसिस बन गया है, आपकी स्टेजिंग भी हो गई है, तो आपको ट्रीटमेंट डिले नहीं करना है। अच्छा, ठीक है ना, क्योंकि देखो ट्यूमर तो लगातार डिवाइड हो रहा है ना, तो हमें अब डिले नहीं करना है। बहुत से पेशेंट इस बात को अलग सेंस में भी लेते हैं, वो बोलते हैं कि सर अभी शुरू कर दो ट्रीटमेंट। तो देखिए ऐसा नहीं है कि इतनी घबराहट की भी चीज़ है। डायग्नोसिस ठीक से बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। कैंसर सर्दी जुकाम की तरह नहीं है कि उसको ना अभी गोली दी और तुरंत आराम मिल जाएगा। ये बीमारी कई सालों में आई है, कई महीनों में आई है, और जाएगी भी धीरे धीरे करके। जल्दी का मतलब हमारा ये होता है कि आप इन्वेस्टिगेशन तो अप्रोप्रिएट आपको करवानी ही करवानी है, उसमें आपको भले ही 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का समय लग जाए। कई बार बायोप्सीज निगेटिव हो जाती हैं, पेशेंट कहते हैं कि सर बायोप्सी नहीं आ रही है, हमारा पेशेंट फिर से। ऐसा नहीं है, जब तक डॉक्टर के पास सारी जानकारी नहीं होगी, सारी मॉलिक्यूलर, साइटोजेनेटिक्स, हर तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो आपका सही ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर पाएगा। क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट सर्दी जुकाम की तरह नहीं है कि मैंने आज ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और 5 दिन के बाद मुझे लगा कि सही नहीं है तो मैं दवाई चेंज कर दूँ। ये तो अगर ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो 6-7 महीने लगातार चलेगा। तो उसमें फिर लुकिंग बैक वाला नहीं है कि हम पीछे मुड़ के देखें कि क्या गलती हो गई। तो इसमें हम शुरुआत में टाइम लेते हैं, सारी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं ठीक से। एक बार हमारी इन्वेस्टिगेशन सारी हो जाए, हम पे सारी तैयारी हो जाए, फिर हम एडवाइस करते हैं कि अब डिले नहीं करनी चाहिए। तो आपको अब कोई डिले करने का नहीं है, आपको केवल एक इन्वेस्टिगेशन और करानी है, ER/PR HER2 न्यू, जो मैंने आपको बताया था, हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव या HER2 पॉजिटिव। उसके बेसिस पे हम लोग कीमोथेरेपी डिसाइड करेंगे और आपकी कीमोथेरेपी शुरू करेंगे। कीमो चलेगी हमारी, तो उस वक्त क्या खाने पीना मतलब कुछ चेंज होगा या कैसी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी फिर हमें? देखो बहुत से लोग कीमो को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। अगर आप YouTube पे देखोगे तो चैनल्स में भरा पड़ा है। कोई कहता है चीनी मत खाओ, कोई कहता है गेहूँ मत खाओ, कोई दूध मत पियो, और उसके चलते जो बहुत सारे पेशेंट हैं फिर आते हैं कीमो के बाद और वीकनेस हो गई, साहब वीकनेस हो गई। अब वीकनेस क्यों हुई? भाई मैं तो गेहूँ नहीं खा रहा हूँ, है ना, मैं तो चीनी नहीं खा रहा, तो अब ऐसे तो नहीं बनेगा। ये ट्यूमर जो है ना, ये आपको समझना पड़ेगा, ट्यूमर जो है ना ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। जैसे आपके हाथ हैं, आपके लंग्स हैं, लिवर है, वैसे ट्यूमर इज़ अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो अगर आप चीनी नहीं खाओगे या सोचोगे ट्यूमर चीनी भूख से मर जाएगा, गेहूँ नहीं खाओगे, ऐसा नहीं है। ट्यूमर तो जो उसका मेटाबॉलिज्म है वो हमारी बॉडी से बहुत फास्ट है। जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, ट्यूमर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। सब फास्ट ग्रोइंग टिश्यू, वो जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहा है, तो वो तो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करके ही मानेगा। अगर आप खाना कम खाओगे
खाओगे, इस चक्कर में चीनी कम खाओगे, गेहूँ कम खाओगे, तो ट्यूमर आपकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट कर लेगा वो चीज़ें, तो आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाएगी। तो आपको अपनी डाइट ऐसे रखनी है कि खुद को भी फीड करना है, ट्यूमर को भी फीड करना है, क्योंकि ट्यूमर तो लेगा ही। ट्यूमर का ट्रीटमेंट तो हम कीमोथेरेपी, रेडिएशन सर्जरी से कर रहे हैं, लेकिन ट्यूमर को भूख से मारने वाला कॉन्सेप्ट जो अभी बहुत से लोग कह रहे हैं, वैसा नहीं है। कैंसर पेशेंट की डाइट में आपको हाई प्रोटीन डाइट रखनी है। हाई प्रोटीन मतलब मिल्क के सारे प्रोडक्ट्स हो गए, मिल्क हो गया, पनीर हो गया, कर्ड हो गया। नंबर 2 आपको जो है सोयाबीन हो गया, चना हो गया, दालें हो गई। के साथ में अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एग वाइट, फिश, चिकन तक खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा मसाला और मिर्च वाला नहीं बनाइए, कम घी कम तेल में बना के उसको आप खा सकते हैं। साथ में आपको बॉडी को अपने अच्छे से हाइड्रेट रखना है। जितना अच्छा हाइड्रेशन लेंगे उतना अच्छा कीमो का जो है टॉक्सिसिटी कम होगी, आपको इफ़ेक्ट्स अच्छे आएंगे। वेजिटेबल्स, कच्ची सब्जियां, कच्चे फल को लेके बहुत से मिथ हैं। पुराने ज़माने में डॉक्टर्स कई बार बोलते थे कि कच्ची सब्जियां, कच्चे फल नहीं खाने हैं, लेकिन अगर आप फल सब्जियां नहीं खाओगे तो फिर क्या खाओगे? केवल प्रोटीन तो नहीं खाओगे। तो आप कच्चे फ्रूट्स और कच्ची वेजिटेबल सैलेड्स खा सकते हो। उसमें कंडीशन ये है कि आपको उनको अच्छे से गर्म पानी से धोना है और गर्म पानी से धो के चिक्कल उतारना है, फिर खाना है, जो पतले चिक्कल वाली हैं, और तुरंत कंज्यूम करना है। उसको फ्रिज में रखना नहीं है कि हम बाद में खाएंगे। इन्फेक्शन से बचना है, है ना। और जैसे जो अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स होती है, जैसे कि आपकी ये कैरेट हो गई, बीटरूट हो गई, इनको आप कोशिश ये करिए कि इसको साफ़ करके पील ऑफ करके फिर सूप पिए। इनको जूस की जगह इनको बॉईल करके कंज्यूम करें, जो अंडरग्राउंड वाली वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होते हैं। साथ में आपको हाई कैलोरी डाइट लेनी है। अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर नहीं है, तो आपको ये नहीं है कि शुगर का परहेज। अगर आपको डायबिटीज़ है तब तो शुगर का परहेज जो आप कर रहे हो वो करोगे। अदरवाइज आपको जो हाई कैलोरी डाइट, इसके अंदर की आपको चीनी भी खानी है, हलवा भी खाना है, खीर भी खानी है, और साथ में ड्राई फ्रूट्स भी खाने हैं। ऐसी डाइट लेनी है। मिर्च और थोड़ी सी जो खट्टी चीज़ें होती हैं, इनका थोड़ा सा परहेज इसलिए है कि कीमो से हाइपर एसिडिटी होती है, तो उससे बचने के लिए हमें थोड़ा सा मिर्च मसाले की सब्जियों से परहेज करना है। जब ट्रीटमेंट होगा तो कंप्लीट बेड रेस्ट होगा या थोड़ी बहुत फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कीमोथेरेपी को लेके कि बेड रेस्ट। अगर आप अभी ओपीडी के बाहर देखोगे तो जितने पेशेंट्स बैठे हुए हैं ना, वो सारे कीमो कराने ही आए हैं, जिसमें कि आपको 20 ईयर्स से लेके 80 ईयर्स तक के सब मिल जाएंगे। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपना नॉर्मल ऑफिस वर्क भी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है। कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि कीमोथेरेपी के एक आध दिन बाद थोड़ा जी कच्चा रह सकता है, थोड़ा आपको भूख उतनी अच्छी नहीं लगेगी, तो आपकी डाइट थोड़ी चेंज कर दो। छोटे छोटे मील्स कई बार ले लो, दूध, दलिया, खिचड़ी, थोड़ी सेमी सॉलिड लिक्विड डाइट 2 दिन तक हो सकता है थोड़ा सा आपको महसूस हो। अदरवाइज़ कीमोथेरेपी के बाद बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो अपना नॉर्मल पूरे बाकी जो 3 हफ्ते का टाइम होता है अपना पूरा नॉर्मल वर्क जो है रिज्यूम करते हैं, है ना। और उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि कीमोथेरेपी से आपको घर पे ही रहना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेनस एक्टिविटी नहीं करनी है कि भैया कोई आप बिल्कुल ही आप हैवी वर्क में लग गए। मतलब छत वगैरह में वॉक कर सकते हैं? हाँ, नॉर्मल अपना लाइट वर्क अपना जो भी है घर का। फीमेल्स भी अपने घर का नॉर्मल खाना वाना बना सकती हैं, कपड़े सुखा सकते हैं, कपड़े धोना ऐसे बिल्कुल झाड़ू पोंछा लग जाए, उस टाइप की चीज़ें छोड़ के नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो सर, जैसे ये कीमो का आपने बताया कि इतने नंबर ऑफ कीमोज लगेंगे हमें, तो इसका कोई साइकिल्स होगी, मतलब कि हफ्ते में इतनी लगेगी या महीने में लगेगी? देखिए, कीमोथेरेपी ना जितने भी हमारे जितने भी कैंसर्स हैं, जितने भी सिस्टम के कैंसर्स हैं, हर एक कैंसर की ना एक फिक्स गाइडलाइन है। तो वो गाइडलाइन जो है मैंने नहीं बनाई है, ना किसी डॉक्टर ने और इंडिया में बनाई है, वो सब इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं जो पूरी दुनिया के सारे डॉक्टर उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। और हर एक कैंसर में बहुत सारे पेशेंट आके पूछते हैं कि सर फलां को कीमो लग रही थी, उसके तो हफ्ते लग रही है, हमारे 3 हफ्ते पे लगा रहे हो। कोई बोलता है सर उसके तो 2 हफ्ते पे लग रही है, उसके तो ये सब फिक्स। बहुत से पेशेंट इस पे ये पूछते हैं कि सर हमारे इम्यूनोथेरेपी नहीं दे रहे हो आप, सर उसको तो इम्यूनोथेरेपी दे रही है, इम्यूनोथेरेपी लगा दो हमारे। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मेडिसिन किसी में यूज़ कर सकते हो। अच्छा। जैसे कि कैंसर भी बहुत टाइप के हैं शरीर में, एक ही ऑर्गन में कई टाइप का कैंसर हो सकता है, वैसे कीमोथेरेपी भी बहुत टाइप की हैं। कीमोथेरेपीज़ भी हैं, टारगेट थेरेपीज़ भी हैं, इम्यूनोथेरेपीज़ भी हैं। किस मेडिसिन को कब यूज़ करना है और कितने वीकली प्रोटोकॉल पे यूज़ करना है, कितने घंटे में कौन सी मेडिसिन जानी है, ये सब फिक्स प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इंटरनेशनल गाइडलाइन से बने हुए हैं। ये मेरे और आपके समझ के हिसाब से नहीं है। हाँ, डॉक्टर के हाथ में इतना ज़रूर है कि पेशेंट की टॉलरेंस के अकॉर्डिंगली हम कई बार डोज मॉडिफाई कर देते हैं। कई बार किसी पेशेंट को टॉलरेंस कम है तो उसको 3 वीकली 3 हफ्ते वाली को हफ्ते कर देते हैं। तो ये फिक्स गाइडलाइंस के हिसाब से है। अच्छा। तो आपके पेशेंट के लिए ब्रेस्ट कैंसर में जो है हम आपका वही स्टेटस करवा के देख लेंगे एक बार, ERPR हटू नहीं, उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लेंगे कि शुरू में 2 या 3 हफ्ते पे हम कुछ साइकिल्स लगाएंगे, ठीक है ना, 4 साइकिल, और बाकी वाली साइकिल्स 4 जो होंगी उनको भी 2 हफ्ते पे लगा सकते हैं, या फिर उनको 12 साइकिल में डिवाइड भी कर सकते हैं।
और अगर टारगेट एजेंट ऐड करना होगा तो उसको बीच में ऐड कर सकते हैं। तो सर मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि अगर जैसे आप अगर बोल रहे हो कि 8 चाहिए, अगर मेरी बहन अगर 6 में ही ठीक हो जा रही तो 2 लगानी है? देखो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है और ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है। जैसे कि आपको याद है टीबी के पेशेंट सब ऐसे ही करते थे। टीबी हो गया, टीबी में बोलते हैं 9 महीने का कोर्स खाना या 6 महीने का कोर्स है। अब इफेक्ट तो 1 महीने में आ जाता है। लोगों ने क्या किया, टीबी की मेडिसिन ली, 1 महीने बाद छोड़ दी। अब हुआ क्या, वो टीबी जो हो गया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बन के दोबारा आ गया। अब वो दवाई फेल हो गई सारी, तो वो कैंसर से भी ज़्यादा ख़राब हो गया। सेम ट्यूमर के साथ में अगर हमारे यहाँ मान लिया 2-3 साइकिल में बहुत से पेशेंट्स होते हैं, 2-3 साइकिल लगाई, लंप गायब हो गया, बिल्कुल गायब। फिर बोलते हैं अब क्यों सर्जरी कराएं, अब क्यों कीमो लें, अब तो ज़रूरत नहीं है, अब तो सिकाई। ऐसा नहीं है। ये जो हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं ये हज़ारों लाखों मरीजों पे टेस्टेड मेडिसिन है। ये 1 साल में नहीं बनी है और कई कंट्रीज़ में, वर्ल्ड की, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे और कई सालों में 1980 से लेके आज 25 हो गया, 40 सालों की रिसर्च के बाद ये मेडिसिन इमर्ज करी हैं। ये ट्रीटमेंट जो है इसका एवोल्यूशन हुआ है, इतनी जल्दी ट्रीटमेंट नहीं आया है। तो उसकी फिक्स गाइडलाइंस इसमें देखा गया है कि जिन पेशेंट्स को मान लिया 4 कीमो लगाया, ट्यूमर गायब हो गया और उन्होंने बोला कि हम घर जा रहे हैं, तो ये देखा गया कि ऐसे पेशेंट में रिकरेंस होने के रेट बहुत हाई हैं। अच्छा। और जिन्होंने पूरा ट्रीटमेंट करा वो हमेशा के लिए ठीक हो गए, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर इतना आसान होता तो हर आदमी बोलता है भाई ठीक है जितनी ज़रूरी उतनी लगाओ, ठीक हो जाएगा तो घर चले आना। लेकिन ये सब फिक्स प्रोटोकॉल्स हैं, ये बहुत स्टडी, बहुत ट्रायल्स के बाद बनाई गई हैं। और अगर आपको ऐसा लगे किसी भी पेशेंट को कि कुछ साइकिल्स के बाद उसको आराम मिल गया है, तभी भी उसको पूरा ट्रीटमेंट कराना चाहिए, कंप्लीट जो भी उसका इनिशियल एक प्लान तैयार किया गया है। तो सर जैसे आपने बताया कि पहले सर्जरी भी करनी पड़ेगी हमें, तो फिर इसमें मतलब कैसे होगा, पूरा ही मतलब ब्रेस्ट निकालना पड़ेगा या आधा होगा? देखो ब्रेस्ट कैंसर में जो सर्जरी होती है ना वो 2 टाइप की रहती हैं। एक होती है MRM, इसमें कि कंप्लीट ब्रेस्ट को रिमूव कर देते हैं। और एक होता है DCS, जिसमें कि ब्रेस्ट को हम कंजर्व कर लेते हैं, जितने पार्ट में ट्यूमर है उतने पार्ट को निकालते हैं। अब ये डिसीजन कि किस पेशेंट का MRM करना है, कंप्लीट ब्रेस्ट निकालना है, किस पेशेंट का केवल लंप निकालना है, ये क्लिनिकल डिसीजन होता है जिसमें हम पेशेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं। आपका पेशेंट है, उनका लंप बहुत छोटा है और अभी इस रिपोर्ट के अनुसार कोई लिम्फ नोड्स हमें दिख नहीं रहे हैं। अच्छा। तो इनके अंदर हम आपको दोनों ऑप्शन दे सकते हैं, है ना। अगर आपको लगता है कि इनको पूरा ब्रेस्ट निकालना है तो पूरा ब्रेस्ट भी निकाल सकते हैं, और आपके केस में हम ब्रेस्ट को कंजर्व भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आपके वाले केस में फ़र्क ये पड़ेगा, अगर हम आपके वाले केस के अंदर ब्रेस्ट को कंजर्व करेंगे तो रेडिएशन की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है। तो ब्रेस्ट कंजर्व करते हैं जो पेशेंट केवल ट्यूमर को बाहर निकालते हैं, उनके अंदर सिकाई 100% देनी होती है। अच्छा। अगर आपके वाले पेशेंट में हम MRM करेंगे, कंप्लीट ब्रेस्ट को बाहर निकाल देंगे, तो हो सकता है कि आगे वाली रिपोर्ट्स के अनुसार आपका पेशेंट सिकाई से बच जाए। दूसरा इसमें एज का भी फैक्टर है। अगर आपको लगता है कि मतलब एज के अकॉर्डिंगली कि अभी आपको नहीं इतनी फिक्र है तो फिर आप MRM भी करवा सकते हैं। अच्छा। तो वो, लेकिन आपके वाले पेशेंट के अंदर अगर आप चाहो तो दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। तो सर जैसे आप बोलो कि कंप्लीट ब्रेस्ट निकाल दो, तो इन फ्यूचर ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी? मतलब कोई फ्यूचर किस चीज़ की दिक्कत होगी? मतलब मेडिकल टर्म देखूँ तो मतलब आगे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मतलब अगर कि कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूव करो? देखो चाहे कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूव करो चाहे वो ब्रेस्ट कंजर्व करो, ट्रीटमेंट के रिजल्ट दोनों के बराबर हैं। अच्छा। हाँ, मैंने कहा ना कि वो कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल इज इक्वल टू ब्रेस्ट कंजर्वेशन प्लस रेडिएशन। तो उसमें हम केवल ब्रेस्ट कंजर्व ट्यूमर निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें हम एक्स्ट्रा रेडिएशन भी दे रहे हैं उसको पूरा करने के लिए। अच्छा। तो वो दोनों चीज़ें बराबर हैं, और इन सब के साथ में हम लिम्फ नोड्स को भी बाहर निकालते हैं। तो वो दोनों ट्रीटमेंट तो बराबर है, वो आपकी चॉइस रहेगी कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट करवाना है। तो सर जैसे आपने बोला हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो पूरा कंप्लीट रिमूवल का बोला, आप दूसरा आपने MRM बोला। तो सर MRM में आपने ये भी बोला कि रेडिएशन करनी पड़ेगी या करनी पड़ सकती है, लेकिन BCS अगर हम कंजर्व करेंगे तब तो करनी ही करनी है। हाँ, तो सर मतलब उसकी भी कुछ साइकिल्स वगैरह होती है या ऐसा कुछ होता है सर? देखो रेडिएशन नॉर्मल जो होती है ना, वो 15 से लेके 25 तक रेडिएशन हम दे रहे हैं, ये प्रोटोकॉल के अनुसार है। वो जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो प्लान करते हैं पेशेंट की डिजीज़, पेशेंट के रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए कितनी रेडिएशन इनको देनी है। रेडिएशन जो होती है वो डेली होती है, हफ्ते में 5 दिन होती है, होती 15-20 मिनट की है ना, सब मिला के टाइम इतना लगता है। तो इसकी प्रोटोकॉल या तो 15 सिकाई होगी या 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में या फिर 5 हफ्ते में, बट वो प्लान जो है वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट करेगा कि आपके पेशेंट के अकॉर्डिंगली कितनी रेडिएशन उनको देनी है। अच्छा सर, और कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, फिलहाल तो मेरे को कुछ। तो फिर आप एक काम करो कि अपनी सिस्टर को ले आना अगली बार। हाँ, तो उनसे भी एक बार मिल लेते हैं, उनको देख लेते हैं। और प्लस जो है ये जो बायोप्सी का सैंपल है ना आपका, इसके ऊपर एक ER HER2/neu का टेस्ट है, वो IHC से होता है, IHC।
तो और KI67 वो टेस्ट आप लगवा लो। इसकी रिपोर्ट 3 से 5 दिन में आ जाती है। ठीक है ना। हाँ। और इस रिपोर्ट के बाद हम इनका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। और एक चीज़ और, कि जो ट्रीटमेंट आपका चलेगा ना, ये नॉर्मल IV कैनुला से नहीं लगता है जो कीमोथेरेपी है। अच्छा। क्योंकि ना ये जो एक तो जिस हाथ में जिस तरफ ब्रेस्ट कैंसर है उस तरफ हम उस हैंड को यूज़ नहीं कर सकते, अपोजिट हैंड को। एक ही हाथ में इतनी सारी साइकिल्स जानी है तो, और ऊपर से जो ये कीमोथेरेपी ड्रग्स होती हैं, ये अगर ये जरा सा भी इसका एक्स्ट्रावाइजेशन हो जाएगा तो ये वेजाइकेंट होती है, सब खराब कर देंगी, नेक्रोसिस कर देंगी, जला देंगी। अच्छा। तो इसके लिए सेंट्रल लाइन पड़ती है ना। सेंट्रल लाइन या तो पिक लाइन हो सकती है या कीमोपोर्ट हो सकती है, दोनों में से कोई भी। कीमोपोर्ट सर्जन डालता है, छोटा सा प्रोसीजर करके 30-40 मिनट्स का एक इंसर्ट कर देगा, है ना, और OT में होता है, और उसके बाद हम कीमो दे सकते हैं। पिक लाइन तो इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट कर देते हैं, यहाँ से किसी वेन में एक कैनुला डाल के छोटा सा एक पाइप डाल देंगे, वो अंदर पहुँच जाएगा, उस पर यहाँ फिक्स कर देंगे। ठीक है ना। ये थोड़ा छोटा प्रोसीजर है और पैसे भी कम है इसके, ये करीब 25,000 के आसपास का, ये 50-55,000 के आसपास का प्रोसीजर है। सेफ देखो, इसमें डिपेंड करेगा आपके पेशेंट की रिपोर्ट क्या आ रही है। अगर आपके पेशेंट की रिपोर्ट के अंदर HER2 पॉजिटिव आता है तो उसके अंदर ट्रीटमेंट 1 साल तक चलेगा, मेंटेनेंस ही। तो बेटर ये है कि आप कीमोपोर्ट लगवाइए, क्योंकि कीमोपोर्ट की लाइफ 2 से 3 साल होती है, जबकि पिक लाइन की लाइफ 6 से 9 महीने होती है। सिंपल सी बात ये है, कीमोपोर्ट एक तो महंगा है, पिक लाइन सस्ती है, हाफ रेट की, एक तो ये ऑप्शन। दूसरा, कीमोपोर्ट अंदर होगा, यहाँ पे स्किन के अंदर हो जाएगा, स्किन के अंदर रहेगा, फील होगा, दिखेगा नहीं। तो उसमें बहुत से पेशेंट्स जो होते हैं वो सोशली थोड़ा सा लगता है उनको, तो उसमें क्या है कि जब भी पेशेंट आएगा उसको फील करेंगे और अपना लगा देंगे। पिक लाइन का इतना बड़ा एक एरिया जो है ना वो बाहर रहेगा, तो वहाँ पे एक बैंडेज रहेगी, है ना, वो बाहर रहेगा। थोड़ा सा इन्फेक्शन का चांस पिक लाइन में ज़्यादा है, अदरवाइज बोथ प्रोसीजर्स आर इक्वली गुड। ठीक है, तो आप अपने सिस्टर को ले आओ, है ना, और उसके बाद जो है मीनवाइल आप प्लान कर लो, कीमोपोर्ट या पिक लाइन में क्या चूज़ करना है, और वो रिपोर्ट के लिए सैंपल दे दो, आप IHC का मार्कर करवा दो, और फिर मिलते हैं आप। ठीक है सर, ओके, नमस्कार।